बूढ़ी औरत मेरे साथ साथ चलते हुए फिर बोली, शियाओ चिऊ जी, क्या तुम्हें पीछे वाले पहाड़ का रास्ता पता है? मैंने सिर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखा और ऐसे चलता रहा जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। मेरी चुप्पी देकर उसने अचानक अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं बुरी तरह कांप उठा। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल गले से बाहर निकल आएगा। पूरा शरीर डर से थर थर कांप रहा था। वह फिर बोली, अभी पीछे वाला पहाड़ कितनी दूर है? बस एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें यहीं से वापस घर भेज दूंगी और मैं अकेले ही पहाड़ पर चली जाऊंगी। इतना कहते हुए उसने अपना चेहरा मेरे बिल्कुल पास झुका लिया। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जमीन पर उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। उसका सिर अजीब तरह से टेढ़ा था और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी होकर मेरी ओर झुकी हुई थी। मैंने बिना रुके सिर झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर मेरे सामने आ गई। इस बार उसकी आवाज में उदासी थी। मुझे पता है, मेरा बेटा मर चुका है। गांव वालों ने हमेशा मुझसे सच छिपाया। मेरा बेटा उसी श्मशान में उस रोते हुए कुएं के पास मारा गया था। किसी ने उसकी हत्या की थी। मैं उसे कई दशकों से ढूंढ रही हूँ। शियाओचू जी, क्या तुम मुझे उसी श्मशान में ले जा रहे हो? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सन्नाटे भरी रात में उसकी रोने की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। वह रोते रोते बोली, मुझे पता है किसने मेरे बेटे को मारा, लेकिन मुझे उसका घर नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे उसके घर तक ले चलोगे? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। वह बहुत दर्द से रो रही थी, लेकिन मैंने दादाजी की बात याद रखी और उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। दूर नजर डालकर देखा तो पीछे वाला पहाड़ अब सिर्फ 700-800 मीटर दूर था। रास्ते में बहुत समय बर्बाद हो चुका था, इसलिए मैं दौड़ने लगा। बूढ़ी औरत भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे दौड़ने लगी। वह बोली, शियाओ चिऊ जी, धीरे भागो, मैं बूढ़ी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेज दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह मेरे पास खड़ी होकर अजीब हंसी हंसी और बोली, तुम दौड़ नहीं सके, तुम्हें पैदल ही चलना होगा। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उठकर फिर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी बुरी तरह गिर पड़ा। वह फिर बोली, पीछे वाला पहाड़ अभी कितना दूर है? बस एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगी। उसकी आंखों में हरी चमक थी और वह लगातार मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उसकी ओर देखे बिना आगे बढ़ना जारी रखा। काफी देर बाद आखिरकार मैं श्मशान पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत गायब थी। मैं सावधानी से पूरे श्मशान में उस रोते हुए कुएं को ढूंढने लगा। चारों तरफ देखने के बाद भी कुआं कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे साफ याद था कि वह कुआं बहुत बड़ा था। फिर अचानक कहां गायब हो गया। मैं परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। करीब 7-8 मीटर दूर वही बूढ़ी औरत रोते हुए कुएं के पास खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखों में भयानक दुष्टता साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी मुझे समझ आया, मैं भूत भुलैया घोस्ट बॉल का शिकार हो गया था, इसलिए मुझे कुआं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं कुएं की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी जंगल की तरफ से एक आदमी बाहर आया। वह कराहते हुए बोला, अरे मेरी कमर गिरते गिरते बची। अरे ये तो शियाओ चिऊ जी है। इतनी रात को तुम श्मशान में क्या कर रहे हो? मैं डर के मारे बस सिर हिलाता रहा। मुझे दादाजी की बात याद थी, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। उस आदमी ने मेरी चुप्पी देकर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अम्मा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुंह फैलाकर डरावनी मुस्कान दी। जिस तरह वह उसे देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा खा जाएगी। उस आदमी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर पहाड़ से नीचे भागने लगा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। मैंने मौका देकर तुरंत रोते हुए कुएं के पास जाकर अंदर देखा। जैसा दादाजी ने कहा था, अंदर सचमुच लाल रंग का एक कपड़ा रखा था। मैंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। वह साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि लाल रंग का पुराना शोक वस्त्र था। उसे देखते ही शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने वह कपड़ा कसकर पकड़ा और तुरंत गांव की ओर लौटने लगा। इस बार रास्ते में बूढ़ी औरत मेरे पीछे नहीं थी, इसलिए मैं पहले से कहीं तेज चल पाया। लेकिन जैसे ही मैं गांव के बाहर पहुंचा, वह फिर अचानक मेरे सामने आ गई। इस बार उसके होंठों पर ताजा खून लगा हुआ था। जमीन पर उसी आदमी के खून से सने कपड़े पड़े थे। उन्हें देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं समझ गया कि वह आदमी अब जिंदा नहीं बचा। मैंने बिना रुके घर की ओर तेज कदम बढ़ा दिए। बूढ़ी औरत फिर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। वह बोली, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, बस उसके पहने हुए कपड़े ही बचे हैं। कृपया वो कपड़ा मुझे दे दो, उसे मैं अपने बेटे की आखिरी निशानी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैंने लाल कपड़े को और कसकर पकड़ लिया और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अचानक वह मेरे सामने आकर रास्ता रोकर खड़ी हो गई। उसने डरावनी आवाज में कहा, कपड़ा मुझे दे दो। अगर दे दोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित घर जाने दूंगी, लेकिन अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता, वह खुद एक एक कदम पीछे हटी जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था, वह किसी भी हाल में मुझे घर पहुंचने नहीं देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से दौड़कर घर पहुंचा। जैसे ही मैं आंगन के अंदर दाखिल हुआ, बूढ़ी औरत वहीं दरवाजे पर रुक गई। वह बाहर खड़ी मुझे घूरती रही, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं भागकर कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही वह बूढ़ी औरत अपना विशाल खून से सना मुंह खोलकर मेरी तरफ झपटी। उसी पल दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया, वो प्रेत था, उसने तो मुझे लगभग खा ही लिया था। दादाजी ने मुझे सीने से लगाकर कहा, डर मत, अब तुम सुरक्षित हो। दादी ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? वह प्रेत अभी भी आंगन में खड़ा है। दादाजी गंभीर स्वर में बोले, वह जल्द ही दूसरी बार
दरवाजा खटखटाएगा। इस बार वह मुझसे अपने बेटे का श्राद्ध फलक, स्मृति फलक बनाने की विनती करेगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या उसका बेटा सचमुच मर चुका है? दादाजी ने सिर हिलाया। नहीं, उसका बेटा मरा नहीं है। वह हम सबसे झूठ बोल रहा है। उसका मकसद अपने बेटे को हमारे पीछे छोड़ देना है ताकि वह हम सबको मार सके। चाचा घबरा कर बोले, अगर उसका बेटा जिंदा है तो कहीं वो भी आंगन में तो नहीं? एक प्रेत ही इतना भयानक है, अगर दूसरा भी आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। दादाजी ने चाचा की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। उसी समय दरवाजे पर दूसरी बार जोरदार दस्तक हुई। बाहर से बूढ़ी औरत की रोती हुई आवाज आई, बाबा मेरे बेटे के लिए एक स्मृति फलक बना। दादाजी ने दादी से कहा, लाल कपड़े को संभाल कर रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं उसे कोई हाथ नहीं लगाए।